सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु कुमार कुशवाहा। कैसे हो भैया आप? बस बढ़िया भैया। भैया एके है तो ओके है, ये लाइन कहाँ से ढूंढी थी आप लोगों ने और कैसे एक के है तो क्या है कि जब एक कंपनी बनी तो एक, जैसे कि हर कंपनी का अपना एक पंच लाइन होता है, हाँ, वैसे कंपनी को भी एक पंच लाइन की ज़रूरत थी। और हम लोग एक दिन, हमारे कुछ एसोसिएट्स बैठे हुए थे, हम लोग साथ में बैठे थे, तो उसमें हमारे एक हैं मित्र भी हैं, एसोसिएट भी हैं हमारे यहाँ के, आलोक द्विवेदी जी। उन्होंने बात बात में, मतलब उनके ज़बान से ही ऐसे निकल गया, कोई बात हम लोग कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, तो उनके मुंह से ये निकल गया कि यार नहीं ठीक है, एके है तो ओके है यार। अब बस ये जो शब्द उन्होंने बोला उसको हम लोगों ने पकड़ा कि नहीं यार, ये पंच लाइन कंपनी के लिए टैग लाइन हो सकती है। फिर उस दिन से उसको रजिस्टर्ड कराया। रजिस्टर करा दिया। सर एक और चीज़ है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। जब आज अगर मार्केट देखो आप, लाइक कि गरीब आदमी को घर लेना एक ख्वाब होता है। जी। आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव वही था शुरू से ही कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे कि जो लोगों के पास उम्मीद, जिनका ख्वाब रहता है घर, एक छोटा सा घर बनाना, उनको हम काम देंगे। तो लाइक कि ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ था और आप रियल एस्टेट में कैसे आए थे? देखिए, रियल इस्टेट में आना एक इत्तेफाक था कि जैसे कि हर एक युवा का होता है कि हमें पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करना है, जॉब करना है। हाँ, ये था कि बचपन से था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बिजनेस अपना करना है। लेकिन चूंकि हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो बिजनेस का मतलब ये है कि एक बड़ा फंड चाहिए। करेक्ट। वो तो खैर एक था कि चलो जब कभी होगा तो किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक ज़रूरत थी वो थी नौकरी। और उसी की तलाश में एक रियल इस्टेट कंपनी हमारे प्रयागराज की हुआ करती थी। बतौर सेल्स एसोसिएट या बतौर सेल्समैन आप कह सकते हैं, हमने लगभग 2.5 साल उस कंपनी में काम किया और बहुत कुछ उस कंपनी से सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और काम करने के दौरान ये 2.5-3 साल में एक बात ये समझ में आई कि एक्चुअल में मार्केट में ज़मीनों की ज़रूरत किसको है, प्लॉट की ज़रूरत किस क्लास को है। और इस चीज़ को ध्यान में रख के जब 12 जुलाई 2018 को एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हुई, उस बात को ध्यान में रख करके कि एक्चुअल में मार्केट को क्या चाहिए और किस कैटेगरी के लोगों को प्रॉपर्टी की नीड है या नीड उनको है। लेना है, और उस तरह का एक प्रोजेक्ट लाया गया हमारे प्रयागराज से थोड़ी दूरी पे मेजा एनटीपीसी कोहड़ार घाट में। और आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने मात्र 50,000 रुपये में 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट, यानी यूपी बिहार में बोला जाए तो 100 वर्ग गज का प्लॉट, मात्र 50,000 रुपये में, और 24 महीने से 36 महीने की किस्तों में हम लोगों ने दिया। और ऐसा भी नहीं था कि वो प्रोजेक्ट एक नॉर्मल प्रोजेक्ट था, एक बेहतरीन सोसाइटी के अंदर जिस भी तरह की एमिनिटीज़ को आप सोच Amenities सकते चाहिए। हैं वो सब कुछ उस 50,000 में ही इन्वॉल्व था। किसी भी तरह का अदर डेवलपमेंट चार्ज उसमें बिल्कुल भी कुछ भी इंक्लूड नहीं नहीं था। आप सोचिए कि उस 50,000 के प्रोजेक्ट में मतलब 50 फीट की चौड़ी रोड दी गई, बिजली की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था, पार्क, सीसीटीवी कैमरा, फाउंटेन, जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई उसमें 24 आवर पावर बैकअप की व्यवस्था की क्या गई, बात है। पानी की सप्लाई के लिए 24 आवर पावर बैकअप की व्यवस्था की गई। तो जो मतलब जिसके लिए एक ज़मीन कभी एक सपना था, ना था। जैसे कि आप समझ सकते होंगे, रिक्शा वाले हैं, ट्रॉली वाले, फल वाले, सब्जी वाले, माला फूल वाले, धोबी, नाई, इस तरह के लोग जो छोटा व्यवसाय करके अपने परिवार को चला रहे चलाते हैं, उनके लिए ज़मीन उमीन खरीदना एक सपना है, ख्वाब है। करेक्ट। और शायद वह ख्वाब कभी पूरा हो भी नहीं पाता। लेकिन इसमें हमें, हमारे समूह को इस बात की खुशी हुई कि हम ऐसे 2000 परिवारों को उसमें बसा पाए क्या बात है सर। और दे पाए। और सर एक और चीज़, हमारी बात हो रही थी अभी शूट से पहले कि वो प्रॉफिट आपका, वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट था आपका पहले। बिल्कुल। क्या हुआ कि शुरुआत के दिनों में तो वो लॉस मेकिंग नहीं था, सोच के बनाया गया था। लॉस मेकिंग तब हुआ जब कस्टमर्स उसमें लेने लगे प्लॉट, तो एक बात निकल कर सामने आई कि यार जब हम एक प्लॉटिंग कर रहे हैं तो हम अपने क्यों ना कस्टमर्स को एक अच्छी एम्यूनिटीज़ दें। करेक्ट। उस एम्यूनिटीज़ को देने और उस टाउनशिप को सजाने के चक्कर में थोड़ा सा लॉस हुआ। लेकिन देन बैक टू बैक हमारे आज की डेट में लगभग 30 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 30 के आसपास प्रोजेक्ट हैं।
आज तो आप सबसे बड़े इलाहाबाद यूपी बिहार के सबसे बड़े रियल एस्टेट आदमी के साथ बैठे हैं आज तो हम। तो लगभग 30 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो मैटर नहीं करता। हाँ, एक वो प्रोजेक्ट मेरा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहा। जैसे कि आप समझिए, जिसने 50,000 का प्लॉट लिया था 24 से 36 महीने की किश्त में, आज से 6 साल पहले, आज उस प्लॉट्स की जो रीसेल वैल्यू है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए है। क्या बात है। तो जो एक मध्यम वर्गीय परिवार या लोअर क्लास फैमिली ने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि चलो हमारा एक ज़मीन होगा, वो पैसा भी उनका कई गुना ग्रोथ किया। तो जिससे आज बहुत सारे हमारे कस्टमर हैप्पी कस्टमर हैं। वो समय समय पे फ़ोन करके बताते हैं कि भैया जो 50,000 का प्लॉट लिया था हमने, आज वो प्लॉट हमारे लिए वरदान बन गया। हमने उसको बेच के अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर दी, हमने बेच क्या बात के है। बेटी की शादी कर दी, क्योंकि आज उस प्लॉट की जो रीसेल वैल्यू वो 8 से 10 लाख रुपए है। यानी इन 6 सालों में उनका पैसा 16 से 20 गुना ज़्यादा ग्रोथ कर गया। क्या बात है। हाँ, कहीं और लगाते इन्वेस्ट भी करते तो उससे अच्छा हाँ। रेवेन्यू। सर बचपन में क्या था, लाइक एक होता है ना पहला ख्वाब क्या था बनने का, कि बचपन में ये बनना है? बचपन में कोई ख्वाब डिसाइड नहीं था, बस एक चीज़ का ख्वाब था कि एक दिन कुछ ऐसा करना है जिससे इस समाज में, इस सोसाइटी में एक पहचान मिलेगी, और सिर्फ उस पहचान को बनाने के लिए काम हो रहा था। और आज कहीं ना कहीं उस मकसद की तलाश में धीरे धीरे आज 3 राज्यों में हम लोग कहीं ना कहीं रियल इस्टेट के एक लीडिंग ब्रांड है। कंपनी इन 3 स्टेट्स में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लोग नाम से ही जानते हैं। एक है तो ओके। और आप रहते कहाँ थे प्रयागराज में जब आप बचपन में थे? प्रयागराज में जो मेन स्टेशन है उससे थोड़ी दूर पे एक मोहल्ला हुआ करता था, गंगागंज। हम वहाँ रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद, लगभग आज से लगभग 15 साल पहले हम बात करें, यानी 2011-12 के में, हम लोग नैनी है एक जगह, इंडस्ट्रियल एरिया है प्रयागराज का, वहाँ शिफ्ट हुए। और सर आपने बताया आंटी जो मम्मी थी, मम्मी टीचर थी, यस। ठीक है। और जब आप एक मतलब एक रहता है ना कि बच्चे को सरकारी नौकरी लगानी है, आसपास का यूपी बिहार का कल्चर ही है कि बच्चा बड़ा होगा तो सरकारी नौकरी में रहेगा। तो उसके बाद जब आप कुछ नया बोलते हैं कि मम्मी मुझे ये करना है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि? नहीं, फैमिली का सपोर्ट रहा, मम्मी का, पापा का, सबका सपोर्ट रहा, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, घर वालों को जब शुरुआत में ये बोला जाता था कि बोलते थे हम कि मुझे ये करना है, ये बड़ा करना है, तो जैसे आप लोग भी समझ सकते होंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अगर ये कहे कि मुझे एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है। आज के हिसाब से बात करूँ कि मम्मी मुझे तो ना यूपी बिहार की सबसे बड़ा रियल एस्टेट के बिजनेस पे जाना है, और तो उस वक्त लगता था कि यार कहीं पता नहीं ये सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ कर ले या कुछ गलत कर ले। लेकिन फिर भी फैमिली का सपोर्ट था, और आप यकीन नहीं करेंगे, फैमिली का इस कदर सपोर्ट था कि एक बार मुझे ये लगा कि जो होता है ना बच्चों के अंदर, तो जब मैं हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया उसके बाद मुझे लगा कि यार फिल्म इंडस्ट्री में चलते हैं, उधर हीरो बन जाएंगे तो मेरा जो है फिर से मैं फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि एज बहुत कम थी। पता नहीं है पर मुझे बड़ा बनना है, इतना पता था। हाँ, एक छोटे बच्चे के दिल में वो है कि मुझे बड़ा बनना है, और मुंबई जाऊंगा, हीरो बन जाऊंगा तो जल्दी से फेमस हो जाऊंगा। क्योंकि उस समय नया जैसे 10वीं क्लास के बाद 15-16 साल और वो सिनेमा आपको कुछ एकदम पता नहीं है। लगता था कि क्या होगा, लेकिन लगा कि हाँ वहाँ जाकर के कुछ हो जाएगा। तो फैमिली का सपोर्ट था। मैं मुंबई आया भी। कैसे? हाँ, वो वाली कहानी जाननी है मेरी। मैं मुंबई आया, घूमा टहला, जो भी पैसे घर से लेके आया था सब खर्चे किए। 4-6 महीने घूमा। कहाँ रुके थे? मुंबई में मैं, मुंबई सेंट्रल है, एक नवजीवन सोसाइटी थी, वहीं पे हमारे एक जानने वाले थे, तो उनके रिलेटिव्स रहते थे, तो उनका सपोर्ट था, तो वहाँ रहे, सीखे समझे। फिर लगा कि कुछ दिनों के बाद जब पैसे ख़त्म हो गए तो हम कहे अब क्या किया जाए, तो फिर हम बनारस चले गए। हम कहे बड़ी इंडस्ट्री को छोड़ के छोटी इंडस्ट्री में चले गए, क्योंकि उस समय भोजपुरी एकदम राइजिंग पे था। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, उस समय एकदम राइजिंग थी इंडस्ट्री की। 2005-06 की बात है। तो हम बनारस गए। हाँ, बनारस में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। हमारे साथ जो भी लोग बनारस में थे उन्होंने सिखाया, सपोर्ट किया। एक बनारस में जस्ट फैमिली जैसा माहौल हो गया। सीखने के बाद फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ फैमिली में कि फादर की हमारी तबीयत खराब हुई। हम आए तो फादर का भी मेरे एक बिजनेस था,
तो अब चूंकि घर में मैं इकलौता बेटा था तो कहीं ना कहीं वो भी एक जिम्मेदारी थी कि उस बिजनेस को संभालना है। संभालना और ज़्यादा दोनों चीज़ मैनेज करने की हाँ। कोशिश की गई, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री छूटती गई, बिजनेस में इन्वॉल्वेशन होता गया, बिजनेस सीखने को मिलता गया कि बिजनेस कैसे किया जाए। फिर बिजनेस किया गया, लेकिन कुछ चूंकि वो फादर्स का और फैमिली का पूरा एक मिला जुला बिजनेस था पूरा फैमिली का, अच्छा और पूरा चूंकि हाँ पै- वो बिजनेस भी कर सकते हैं या जिस प्रॉपर्टी पे वो बिजनेस हो रहा था वो फैमिली का मिला जुला बिजनेस ज़मीन थी। तो होता है कि फिर धीरे धीरे फैमिली इश्यूज हाँ, हर यूपी घर की बिहार में है कहानी तो है। क्यों नहीं। नहीं वो तो हमें तो जहाँ तक लगता है कि पूरे देश की वो प्रॉब्लम है। तो फिर हमको वो प्रॉपर्टी सेल करके नैनी शिफ्ट होना पड़ा। उस समय एक बड़ा चैलेंज था लाइफ का, क्योंकि इंडस्ट्री भी छूट चुकी थी, जो आइडेंटिटी बनी थी, जो पहचान बनी थी वो भी छूट गई, और बिजनेस भी चला गया। फिर वही जहाँ से सफ़र शुरू था वहीं जीरो पे फिर जीरो से पे आ ख़त्म। गए दोबारा से। फिर काम की तलाश में धीरे धीरे रियल एस्टेट कंपनी में 2015 लास्ट में। सर मैं परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 90% इंडिया में जितने बिजनेस शुरू होते हैं ना, 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बिल्कुल सर, हम उस पर भी आते हैं। 2015 में जब काम शुरू हुआ तो 3 साल काम करने के बाद 2018 में स्टार्टअप किया गया। आपका बात कि 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, ये एकदम सही है सर। क्योंकि मेरा जो मानना है, कल ही अभी आपके पास आने से पहले मेरे एक फ्रेंड मुझसे मिले। एक्चुअल में वो मेरे फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड के फ्रेंड थे। तो उन्होंने बोला कि भैया हमने सुना है आपके फ्रेंड के ज़रिए कि भाई आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो कुछ हमको सजेस्ट कीजिए। तो हमने उनको ये बात बोला कि भाई देखिए, बिजनेस का सजेशन किसी एक मुलाकात और 2 मुलाकात में नहीं हो सकता कि हम आपको कुछ सजेस्ट कर पाएँ। वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो आपका सवाल है उसका आंसर इसी में छिपा है। कोई भी बिजनेस करने के लिए और बिजनेस को सक्सेस करने के लिए बिजनेस करने वाले व्यक्ति का नेचर, करेक्ट। कि उसका क्या नेचर है, बिजनेस की लोकेशन कि हमको किस लोकेशन पे करना है, कैपिटल आपके पास कितनी है, कितनी पूंजी आप निवेश कर सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है, उस बिजनेस के लिए, और कितना पेशेंस। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर इन 5 चीज़ों का अगर आपने आकलन कर लिया, एक समझ लिया कि हमें इन 5 चीज़ों के हिसाब से हमारे नेचर पे क्या बिजनेस फिट बैठता है, और व्यक्ति अगर वही बिजनेस करेगा तो ज़रूर सक्सेस होगा। करेक्ट। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण है, एक हमारे मित्र थे, या कह सकते हैं दूर के रिलेटिव भी थे वो। तो उन्होंने बोला कि मुझे बिजनेस करना है। हमने कहा भाई किस चीज़ का बिजनेस करोगे? तो कहे हम बिरयानी का बिजनेस करेंगे। हमारे यहाँ इलाहाबाद में एक बिरयानी की शॉप है, वो बहुत फेमस है और बहुत बड़ी शॉप है, बहुत फेमस शॉप है। तो वो उसको कॉपी करके बोले कि हम वो करेंगे। हमने बोला भाई देखिए, आप वो बिज़नेस मत करिए क्योंकि वो आपके नेचर को सूट नहीं करता, और वो जिस जगह आप करना चाहते हो वो लोकेशन पे भी सूट नहीं करता। लेकिन वो नहीं माने, किए, और एट लास्ट वही रिजल्ट हुआ जो अभी आपने कहा। 90% बंद हाँ। होते हैं जो। उनकी स्थिति ये हुई कि शॉप खुलने से पहले ही बंद हो गई। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए 5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी ये है याद रख लेना है आपको कि बंदे का क्या नेचर है, और हर व्यक्ति को अपना नेचर पता होता है कि ये मेरा Correct. नेचर क्या है। सामने वाले से ज़्यादा पता होता है कि उसका नेचर क्या है। नेचर, लोकेशन, कि हम जिस लोकेशन पे और जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं वो दोनों मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कहीं पे मानिए गाड़ियों का गैरेज है, वहाँ आप पहुँचे, गिफ्ट शॉप खोल लिए या कपड़ों की दुकान खोल लिए तो वो नहीं चलेगा। इसलिए बिजनेस में आपका नेचर और लोकेशन, ये 2 सबसे बड़ी बात है। तीसरा, पैसा कितना आप निवेश कर सकते हैं। चौथा, उस फील्ड में आपका अनुभव कितना है। और 5वां, पेशेंस। क्योंकि बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है, पहले साल वो लॉस देगा ही देगा, दूसरे साल वो एवरेज में आएगा, तीसरे साल आपको ये लगेगा कि अब हम खर्च वर्च निकल आएगा, चौथे और 5वें साल के बाद ही आपको प्रॉफिट आएगा। और इतना लंबा पेशेंस अमूमन लोग रख नहीं पाते। करेक्ट सर।
रियल एस्टेट में ना हमेशा एक बात बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है या बॉलीवुड की गलती है किसकी है, बट जब भी रियल एस्टेट बिजनेस की बात आती है ना बहुत ऐसे लड़ाई झगड़ा दिखते कि ये ज़मीन हड़पना ये सब, और यूपी बिहार जो जगह है स्पेशली यूपी बिहार में ये सब है। तो आपके साथ हुए लोगों ने मतलब ये सब चीज़ें हुई कभी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये ज़मीन हड़पना, ज़मीनों पे कब्जा करना, ये कहीं न कहीं बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी का काम नहीं है। ये तो कहीं न कहीं एक अपराध की बात है, क्रिमिनल की बात है, और जो प्योर बिजनेसमैन है वो कभी ऐसा काम नहीं करता है। नहीं, आपको मिले ऐसे कई बार ऐसे खराब लोग? खराब अच्छे लोग मिलते रहते हैं, जैसे कि भाई प्रॉपर्टी है तो छोटे-मोटे मैटर्स तो होते रहते हैं, जैसे किसी ज़मीन में भाई-भाई का बाँटने की बात मैटर है या कुछ है। तो इस प्रॉपर्टी के काम में हमारी पूरी एक लीगल टीम है। हमारे मामा जी हैं, उमाकांत कुशवाहा जी, वो अधिवक्ता हैं पेशे से हाई कोर्ट के। तो इस ज़मीन कौन-सी हमको लेना है और पूरी कंपनी में किस ज़मीन का चुनाव करना है, इस बात की पूरी ज़िम्मेदारी उनको दी गई है। दी गई है। और मामा जी, चूँकि मामा जी हैं और वो हमारे परिवार के हैं, बड़े भी हैं और ज़मीन का अनुभव भी उनके पास है, अधिवक्ता भी हैं। तो वो सारी ख़ासियत और अच्छाई उनके पास है, जिससे मतलब ज़मीनों का चुनाव किया जा सकता है। इतनी काबिलियत है उनके पास कि काबिलियत रखते हमें हैं। किस ज़मीन को खरीदना है, किसको नहीं खरीदना है। तो ये पूरा डिसीज़न उन्हीं का होता है कि पेपर्स चेक करना, ज़मीनों के जितने मैटर हैं, सब कुछ उन्हीं का ज़िम्मेदारी है। देखते हैं। मेरा सिर्फ़ एक ही ज़िम्मेदारी है, कंपनी मैनेज करना और ज़मीन बेचना। करेक्ट। सर रियल एस्टेट हो गया, ईवी बिजनेस में हो आप, और रिसेंटली 9 ईवी व्हीकल्स आपने, या तो लाइक, और मैं अभी एक और आर्टिकल देख रहा था लाइक कि जो मार्केट में हाइप बना था कि ईवी मार्केट आएगा और एकदम से सारे डीजल पेट्रोल को गायब कर देगा, बट अभी रिसेंट में क्या कि सिर्फ 6% ग्रोथ आई है पिछले कुछ सालों में। तो ईवी मार्केट एक तो एकदम से बूम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बात तो ये हुई थी कि जब ईवी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आएगा, तो एकदम से सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ईवी मार्केट में सर हम भी आए, स्टार्टअप किया और कहीं न कहीं जो एक अनुभव आया निकल कर सामने काम करने में, और अमूमन सारी कंपनियों में वही प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी है, या आप मैं एक कॉमन कितने भी, प्रॉब्लम है। हाँ, कॉमन प्रॉब्लम है। और कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो, इसके पार्ट्स मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारे पार्ट्स इंपोर्ट होकर के आते हैं बाहर से। और वेदर का सबसे बड़ा इशू होता है, Issue। क्योंकि अपने यहाँ जो बारिश वाले एरिया है वहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो बैटरी की गाड़ियाँ जब जा रही हैं तो पूरा वो पानी के अंदर डूब जा रही हैं, हाँ। खराब हो जा रही हैं। जो गर्म एरिया है वहाँ इतनी गर्मी पड़ रही कि बैटरी में आग लग जा रही है। हमारे यहाँ बहुत सारी ईवी, हम लोगों ने ईवी क्या, हमने 4 व्हीलर बड़े ब्रांड्स, अब चूंकि हम इंटरव्यू में बड़े ब्रांड्स को नहीं बता सकते, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड था हमारे आपने यहाँ, बोल दिया सब समझ गए। पुल पे जाम लगा था और वो 4 व्हीलर पूरी जल गई, इतना गर्मी होता है। तो उसमें इलेक्ट्रिक ईवी सरवाइव कर पाई, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अभी के टाइम पे अभी के टाइम हम लोग पे इतने problem। एडवांस नहीं हो पाए टेक्नोलॉजी हाँ, में। तो ये 2 बड़े इश्यूज हैं कि सर्विस की प्रॉब्लम आती है कस्टमर्स के साथ, और एक बैटरी जो है, अभी हम इंडिया का जो वेदर है उसके हिसाब से बैटरी कहीं ना कहीं अभी हमें नहीं मिल पा उतना रही हम बना नहीं पा रहे उतना सही। है। उस तरह के वेदर में सरवाइव कर पाए ऐसी बैटरी अभी नहीं मिल पा रही है। ये 2 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ईवी कहीं ना कहीं अभी मार्केट में उस तरह से नहीं पकड़ पा रही है। और सर ग्रोथ है भी मार्केट की फ्यूचर? हाँ, धीरे धीरे ग्रोथ है, क्योंकि धीरे धीरे लगातार जो भी इस पे टीमें वो रिसर्च कर रही हैं, अच्छे से अच्छा पार्ट्स यूज़ कर रही हैं, बना गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिल रहा है ईवी को, तो अभी तो बेहतर हो रहा है। और हमें लगता है कि जो हमारा पर्सनल अनुभव है कि 4 से 5 साल के बाद, जो आपने कहा कि ईवी आएगा और बूम होगा, तो ये 4-5 साल अभी और लगेगा। और लगे 2029 हाँ। ऑलमोस्ट। सर फाइनेंस का बिजनेस है आपका, फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आसपास देखोगे तो लोगों को लोग इजीली पैसा ले लेते हैं, और रिकवरी की जो सिस्टम है सर वो बहुत मुश्किल सिस्टम है। हाँ, रिकवरी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंस कंपनियां उतना ग्रोथ भी नहीं कर पाती। रिकवरी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जस्ट मैनेज हो जाता है, क्योंकि आजकल चूँकि हम लोग तो बहुत छोटे लोन करते हैं, लेकिन उसका भी हम लोग इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि क्लाइंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो अच्छा, गई, कुछ हम हो गया, बैंक से लोन कर सकते हैं। हाँ, तो हम उसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं कि अगर क्लाइंट से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हमें हमारा पैसा मिल जाता है। और सर ये जो बैंक से इतना बड़ा अमाउंट ले लेते हैं लोग लोन पे,
और चले जाते। ये प्रोसेस कैसा है? मतलब मुझे आइडिया नहीं है और ऑडियंस को भी आइडिया नहीं है, लाइक बहुत बड़े बड़े लोग पैसे लेके चले जाते हैं, ये प्रोसेस कैसे कर पाते हैं लोग? सर इस पे कहीं ना कहीं आइडिया मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि ऐसा Correct, कैसे हाँ। होता है, लेकिन मेरा जो पर्सनल मानना है कि कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि हमारा बिजनेस बंद हो, हम देश छोड़ के Correct, जाएं, 100% ऐसा जो मेरा मानना है। हाँ, कभी किसी के दिमाग में भी नहीं आता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती होंगी, कुछ ऐसी कंडीशंस होती होंगी उनकी, और वही बेहतर जान पाएंगे कि क्यों उनको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। Correct. तो हर बिजनेसमैन की अपनी एक सिचुएशन है। और सर आप में ना कितनी कंपनीज है एक ही ग्रुप के अंदर? इस समय के ग्रुप के अंदर 15 कंपनियां 8 अलग अलग सेक्टर में काम कर रही क्या हैं। बात है सर, 15 कंपनीज हैं, 15 कंपनीज को हैंडल करना सर, मेंटल प्रेशर। एक कंपनी आप प्रॉफिट में, एक लॉस में है, मेंटली आप 10 टेंशन लेके चल रहे हो, उसके बाद भी मैंने आपकी पर्सनैलिटी देखी, आप एकदम ऐसे रहते हो। वो कामनेस कैसे आई है लाइक काम में? सर देखिए, होता क्या है कि जिम्मेदारियों को बांटना होता है। जब तक आप जिम्मेदारियों को नहीं बांटेंगे तब तक आप किसी भी बड़े बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। और जिम्मेदारियों का हमने बंटवारा किया और विश्वसनीय लोगों को जगह दी गई, क्योंकि जिम्मेदारियां भी कभी अक्सर ऐसा होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को आपने जिम्मेदारी दे दी और उसी ने गड़बड़ कर दी। हाँ, जो लायक ही नहीं होगा तो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अपने एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में सबकी जिम्मेदारियां बांटी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बड़े वाले मामा जी हैं, मामा जी हैं, तो उनका काम है ज़मीनों का चुनाव करना कि हमें किस ज़मीन को लेना है, और या ज़मीन में कोई लीगल इश्यूज आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करना कैसे है। डील करना है। फिर हमारे ब्रदर इन लॉ हैं नीरज जी, पंकज जी, इनकी जिम्मेदारी है ज़मीनों की रजिस्ट्री करना, क्योंकि कस्टमर्स को टाइम पे रजिस्ट्री देना होता है। करेक्ट। साथ ही साथ एजुकेशन का हमारा जो एक हब है, हाँ, उसको एजुकेशन में हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा कोचिंग चलता है। तो उसमें हमारे दूसरे एक मामा जी हैं, छोटे मामा हैं वो, शैलेंद्र कुशवाहा जी, तो उसका पूरा एजुकेशन का जिम्मेदारी उनके पास उनके है। पास कंपनी ज़रूर मेरा है, हम जिम्मेदारी। सिर्फ अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग उसकी देखते हैं कि भाई हमारी कंपनी को क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा उसको कैसे चलाना है, किस टीचर को अपॉइंट करना है, कौन से कोर्सेज चलाने हैं, किसकी फीस कितनी रखनी है, ये सब कुछ उन्हीं का निर्णय होता है। हमारे पास कभी कोई टीचर अगर सिफारिश के लिए कॉल करता है तो हम यही बोलते हैं, भाई मुझे नहीं पता कुछ, आप वही बात करो। ज़मीन के खरीदने की बात आती है तो बड़े मामा जी मैनेज करते हैं। ऑफिसेज में जैसे नीरज जी, पंकज जी, हमने बताया कि हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, वो लोग ऑफिसेज मैनेज करते हैं। लगभग हमारे 65+ ब्रांचेस हैं। क्या बात है। तो हर ब्रांच में कौन स्टाफ है, लगभग 85 व्हीकल्स हैं हमारे पास, तो कौन सी गाड़ी में सर्विस का है पार्ट, इसमें ड्राइवर छुट्टी पे, तो पूरा एडमिन पैनल वो लोग मैनेज करते हैं। साथ में कस्टमर की रजिस्ट्री भी देखते हैं। वो भी देखनी। फाइनेंस की बात करें तो शरद श्रीवास्तव जी हैं, धनंजय है, वो भी हमारा लॉयल बंदा है धनंजय। तो फाइनेंस का पूरा काम वो मैनेज करता है, पूरा हर एक चीज़ की, कहाँ क्या लोन जा रहा है, क्या हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। रवि जी हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक का ईवी का पार्ट पूरा दिया गया है कि आप ईवी का से रिलेटेड पोर्शन आप पूरा संभालेंगे। साथ में एक रवि शुक्ला जी हैं, उनको पूरा इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेस की पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आप जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें हमारे 35+ प्रोडक्ट हैं, तो उसमें किसको हमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना है, किसको डीलरशिप देना है, ये पूरा वो ध्यान में रखते हैं। म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक इंडस्ट्री में योगेश जी हैं, पंकज हैं, साहिल हैं, एक हमारे बहुत अजीज मित्र हैं आशीष जी। तो इन सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है पूरा मैनेज करने का। तो इस तरह से कंपनी के जितने भी सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, सबको चलाने के लिए अलग अलग आदमी हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि मेरा मन शांत रहे। और मेरा मन शांत रहे। और हम सिर्फ और सिर्फ मेरी 2 ही चीज़ की जिम्मेदारी है। पहला तो ये कि बिजनेस को कैसे और बड़ा करना है, किस किस सेक्टर में जाना है, कैसे हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। दूसरा सेल्स, क्योंकि सेल्स में मेरा कंट्रोल है, आप कुछ भी दो मैं बेच सकता हूँ। क्या बात है, इससे बड़ा मंत्र तो क्या ही है जिंदगी ज़मीन का, हालांकि मेन सेल्स में वो देखता हूँ, और ज़मीन कैसी भी हो, कोई भी ज़मीन हो, हम उसे बेच सकते हैं अपने टीम के भरोसे। हमारी टीम जो मैनेज करती है, जो टीम का सपोर्ट है, उसको मैनेज करके हम किसी भी प्रॉपर्टी को आज
हमें लगता है कि हम इंडिया में किसी भी जगह पे कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे, शुरू के 500 प्लॉट बेचने के लिए हमें किसी भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। वो एक का ब्रांड ही अपने आप में क्या काफ़ी बात है है। सर फिर भी सही इंसान को चुनने का ना एक हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। आपके लिए क्या सही इंसान चुनना, लाइक कि काम के लिए? देखिए, काम के लिए इंसान सर, देखिए मुझे, मेरा जो मानना है कि व्यक्ति को काम ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास भेजो, हम सिखा देंगे, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, नियत होनी लगन चाहिए। होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम वो कर पाए, और अगर वो है तो फिर सब कुछ संभव है, हो जाएगा। सर पर निस्वार्थ कैसे होगा? आदमी को घर भी तो चलाना है। सर देखिए, बिना पैसों के कुछ नहीं होता, करेक्ट। ठीक है, लेकिन जिस भी व्यक्ति को, जैसे सर एक होता है कि 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। एक तो ऐसे होते हैं कि जिनको आप 20,000 रुपए की सैलरी अगर दे रहे हो तो वो सिर्फ 19,000 साढ़े 19,000 का ही काम करना चाहेंगे, और बहुत प्रेशर आएगा तो 20,000 का काम करना Correct. चाहेंगे। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको अगर काम मिल गया तो वो उनका पैशन बन जाता है, उनका 20 से जुनून बन जाता लाखों भी है। आए वो खुश रहते हैं कि मैंने करके हाँ, दिया। वो भले 20,000 आ रहा है, क्योंकि भाई पैसे, परिवार चलाने के लिए तो सबको पैसा चाहिए, करेक्ट। लेकिन उसके बाद भी उस सैलरी से कुछ आगे कुछ कर जाने की चाहत जो होती है कि नहीं, हमें कुछ कर जाना है। ये सोचना वो- कि 20,000 रुपए तो जो मेरे को दे रहा है इंसान, उस इंसान का मैं 2 लाख का प्रॉफिट हाँ, दे दूं। जब इस तरह की टीम आपकी बनती है तभी आप कुछ बड़ा कर पाते हैं और कुछ अच्छा कर पाते हैं। सर प्रोड्यूसर के अब बहुत पैसा कमा लिया था, अब प्रोड्यूसर वाले ये कब आया दोबारा से क्या प्रोड्यूसर बनना है? प्रोड्यूसर सर बनना नहीं, जैसे कि हमने अभी आपसे शुरुआत में ही हाँ। बताया कि इंडस्ट्री में हम आए थे हाँ। कि हमें हीरो बनना है, कुछ बड़ा करना है। फिर स्ट्रगल का टाइम रहा, स्ट्रगल किए, फिर मुंबई बनारस दोनों जगह स्ट्रगल किए, कहीं कुछ खास नहीं हो पाया, क्योंकि जो पहचान तो बहुत बनी, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में कंट्रोल भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। उस समय के कोई भी ऐसा भोजपुरी का बड़ा डायरेक्टर या बड़ा एक्टर ऐसा नहीं था बात जो नहीं। 2005 से लेकर 2012 के बीच में इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हो या इंडस्ट्री में आया हो और मुझे ना जानता हो। इस लेवल का मेरा कंट्रोल था, इस लेवल पे लोगों से मेरी जान पहचान थी, मगर काम नहीं मिला। फिर जब बिजनेस बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि चूंकि अब एक समय उस इंडस्ट्रीज के साथ बीता था, उन लोगों के साथ बीता था, तो ये लगा कि नहीं, इसमें भी करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने स्ट्रगल के टाइम पे बुलाया, ऑडिशन लिया, समय खराब किया और काम नहीं दिया, उनसे बदला भी लेना था। अच्छा। और आज मैं उन सबको अपने प्रोडक्शन हाउस में 1-1 2-2 गाने करा चुका हूँ। क्या बात है कम से सर। कम 1-1 2-2 गाने सबको कराया, सिर्फ बदला लेने के लिए कि नहीं, अब तुमको मैं काम करा के रहूंगा। बदला है, रिवेंज। सर एक और चीज, सब कुछ अच्छा है टचवुड लाइफ में, पर कभी प्रॉब्लम, ऐसे दोस्त कौन है आपके लाइफ के जो कभी ऐसा लगे, नॉट जस्ट मॉनेटरी लेवल की अलग चीज़ें, बट कभी ऐसे टेंशन में रहो, कौन है आप, मतलब बात किससे करते हो? नहीं सर, देखिए दोस्त, हमारी वाइफ ही हमारी दोस्त रही, ठीक है। अमूमन जो भी बात हुई, चूंकि वाइफ से अच्छा दोस्त आपका कोई हो नहीं सकता, और वही दोस्त रही। क्या बात है इसके सर। अलावा जो, और आप समझिए हमारी वाइफ से हमारा ऐसा बॉन्डिंग रहा है कि स्ट्रगल के टाइम पे जो गर्लफ्रेंड्स वगैरह होती हैं, अमूमन हर यूथ सबकी की होती हाँ हैं, काम है, आप इतने टेंशन तो में चल रहे उससे हो भी डिस्कशन होता रहता है कि हमारी वो वाली गर्लफ्रेंड थी तो ऐसा बोलती थी, वो वाली थी तो ऐसा बोलती थी। कि इतना ओपन हाँ, है रिश्ता हाँ, टचवुड। कभी कभी इवन एक मेरी दोस्त थी, वाइफ से मेरा, मैं सिर्फ हाँ, बॉन्डिंग नाम बता नहीं रहा लेना हूँ, सर किसी का। मैं बॉन्डिंग बता रहा हूँ सिर्फ कि हाँ। एक मेरी फ्रेंड थी, तो एक बार उसके घर गए थे तो वो मुझे आम लाके दी खाने के लिए, तो हम अपनी वाइफ को बताए कि यार मैं वहाँ गया था तो आम लाया था। तो आज मेरी शादी को लगभग 12-13 साल हो गए, फिर भी हमारी वाइफ मजा लेती रहती है, जब भी आम का सीजन आएगा प्लेट पे आम लाएगी, अरे देंगी और कहेंगी खा लीजिए, लेकिन इसमें वो वाला टेस्ट नहीं होगा जो उसके में था। वो जो ताना है वो एक आएगा आएगा। उसका वाला खा लीजिए। और अमूमन जहाँ उसकी शादी हुई है, मैं बिहार जब भी जाता हूँ तो उसी शहर से क्रॉस होता हूँ, तो शामों को अगर कभी फ़ोन की कहाँ पहुँचे, तो हम जान के मजाक में कहेंगे कि हम उसी शहर में पहुँचे हैं, तो कहेंगे फिर आ कह रहे हैं वहीं रुक जाइए। तो इस टाइप की बॉन्डिंग और इस टाइप के फ्रेंडशिप है। बाकी दोस्तों का नहीं रहा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे और
समय जब हमारा बिजनेस स्टार्टअप हुआ, हमने अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल थी सबको कहीं ना कहीं बुलाया, मौका दिया, बड़ा भी बनाया। आप एक मेरे मित्र थे, लखनऊ में रहा करते थे, और जब मेरा नौकरी का टाइम था तब वो काम करते थे, मेरे साथी थे, मेरे कलीग थे। और कोविड के समय वो इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उनके पास ठीक से कपड़े और ठीक से चप्पल तक नहीं था। और एक दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि यार मैं ऐसी बात में, और उनको मेरे बारे में नहीं पता था क्योंकि वो इलाहाबाद छोड़ चुके थे। तो किसी ने उनको बताया कि यार तुम इतनी गरीबी में हो, आज इतनी दिक्कत में हो, अपने उस दोस्त को फ़ोन कर लो, वो चाहेगा भी तो तुम्हारा अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा। फिर वो मुझे फ़ोन किए और मुझे बड़ा ख़राब लगा उस दिन, मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मेरा दोस्त आज इस स्थिति में है। और मैं नेक्स्ट डे लखनऊ गया, उसको लाया, 40-50 हज़ार की शॉपिंग कराई, सब कुछ किया, सारा कुछ फिट किया। और इतना पैसा मैंने 3 साल में उसको कमवाया कि 3 साल में कम से कम मैंने उसको 3 से 3.5 करोड़ रुपए कमाए। क्या बात है सर। और वह व्यक्ति उसके बाद भी मेरे साथ गद्दारी करना शुरू कर दिया, लखनऊ में दूसरी कंपनियों के साथ करके पूरा सेटिंग पूरा, और इवन मेरे ही सेल्स एसोसिएट को तोड़ करके लखनऊ में शिफ्ट करना। और उस दोस्त का भी एक दोस्त था, आप यकीन करेंगे जिस दिन मैं मिला था, वह व्यक्ति की गाड़ी 1 साल से गैरेज में खड़ी थी, वो इसलिए नहीं निकाल रहा था कि किस्त न जमा हो पाई थी और किस्त वाले ढूंढ रहे थे। और वो जीवन से हार के चाट की दुकान खोल लिया था, फुल्की बेचने लगा था। 3-3.5 साल में उसको भी मैंने इतना पैसा कमवाया कि उसने अपना घर बनाया, 54 लाख रुपए की गाड़ी लिया, 54 लाख की MG के ग्लॉस्टर गाड़ी खरीदा उसने। MG ग्लॉस्टर। सब कुछ किया, सिस्टर की शादी में 4 व्हीलर गिफ्ट किया, सब कुछ एके के ही बदौलत हुआ, एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड की बदौलत हुआ। लेकिन वह इंसान भी गद्दारी किया कुछ समय के बाद। तो फ्रेंड्स पर से एक भरोसा उठ गया कि जिस किसी को भी अपने सहारा दोगे वो डिस्टर्ब करेगा। तो कभी कभी जब भी खाली रहते हैं वो वाला गाना मैं ज़रूर सुनता हूँ, जब दोस्तों को लेकर थोड़ा परेशान होता हूँ। एक आया था कि जिसको भी तुम दोगे सहारा, बनेगा दुश्मन वही तुम्हारा, क्या बात है। जिसको भी तुम राह दिखाओगे, चोट उसी से खाओगे। तो वो कहीं ना कहीं रहा। और सर किसी एक इंसान की वजह से एक अच्छा इंसान होता है, वो शायद किसी बाकी 10 और अच्छे इंसानों का एक हेल्प हो जाती, बट किसी एक अच्छे इंसान की वजह से वो सिस्टम ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल होता है सर। एक हमारे और मित्र थे, वो भी कोविड के समय, चूंकि कोविड एक ऐसा समय था ना सर, सबने जिसमें बुरा टाइम बहुत देखा सारे है। प्राइवेट काम करने वाले लोगों को झकझोर दिया था, बहुत खत्म कर दिया था। उसमें वो भी थे। उनके घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सब, आप सोचिए कि उनका इतना स्थिति खराब हो गया था कि 40-42 साल की एज हो गई थी, उनका शादी तक नहीं हो रहा था, सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और यह एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड ही थी जो उनको 2-2.5 साल के अंदर आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दी कि उन्होंने बड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी लिया, 25-30 लाख रुपए की सेविंग के नाम पे 1 करोड़ रुपया सेविंग किया, शादी बहुत धूमधाम से किया। और शादी में उनकी फैमिली तक इन्वॉल्व नहीं थी, और एके इंफ्रा ड्रीम लिमिटेड परिवार ही था जो खड़ा था और सब कुछ किया। और आज की डेट में आप यकीन नहीं करेंगे, इस पूरे रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा मेरा दुश्मन वही व्यक्ति है। आप चाहे जब भी मिलेंगे वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एके के बारे में बुराई करेगा। तो ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जिसकी वजह से फ्रेंडशिप पर से भरोसा उठ गया, और मुझे लगा कि वाइफ ही एक ऐसी है जो लाइफ में हमेशा साथ में रहेगी, तो उसी से दोस्ती होना ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार दोस्ती है। हाँ। और सर लोगों को ना आपके बारे में ना सब लोग अच्छा ही अच्छा देखते हैं कि एक लाइक कि बड़ी कंपनी है, रियल एस्टेट है, पैसा कमाते हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर सब कुछ है। पर आपकी लाइफ का लाइक कि यार दिव्यांश, मैंने ना यार जिंदगी में ये सब अच्छे दिन देखे, पर मैंने लाइफ में ना ये इस लेवल का बुरा दिन भी देखा है। बिल्कुल देखा कोई है ऐसा एक दिन की जब लोग आपकी कहानी सुने ना तो लोगों को ये भी याद रहे कि इस इंसान ने ना इतना बुरा भी देखा है। मैं सर लाइफ में हर तरह का दिन देखा, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो जो बहुत सारी मतलब ये दिक्कत थी कि आप जस्ट यहाँ से आप उस बात की कल्पना कर सकते हो कि स्कूल की फ़ीस ज़्यादा थी। इसकी वजह से जब मैं 6वीं क्लास या 7वीं क्लास में था तो अपने घर से 8 किलोमीटर दूर साइकिल से जाता था पढ़ने, ठीक है, क्योंकि उस स्कूल की फ़ीस कम थी। तो वो भी दिन देखे हैं।
फिर जब हमने आपको बताया कि फैमिली से हम अलग हुए, हम नैनी गए, हम लोग अपने परिवार को लेके, तो वह दिन भी आया था कि हम एक छोटा सा मकान बनाए थे 2 कमरों का, उसमें रहते थे और नया-नया मकान था और हम लोगों को फैमिली इश्यूज़ की वजह से वहाँ जाके शिफ्ट होना पड़ा। और आप समझिए कि जो एक आप कल्पना करो कि जो एक एकदम गरीब आदमी का परिवार होगा, उस तरह से हम लोगों ने जीवन जिया कि फर्श पे सोए। आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 से 4 हज़ार रुपए में हम लोग पूरे महीने का, पूरे फैमिली का भी खर्च हम लोगों ने चलाया है। उस तरह का भी दिन देखा गया और आज ये भी दिन देखा गया। तो जीवन में हर कुछ मतलब देख चुका हूँ। 32 इयर्स की एज में लाइफ का हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। उन सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मैं बैठा हूँ जिनको मिलने और छूने के लिए लोग तरसते हैं, और उन लोगों के साथ भी मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग रहा है जो फुटपाथ पे छोटे-छोटे काम करते हैं। जैसे हमारा एक दोस्त है, उसका नाई का दुकान है, तो वो कभी-कभी हमको फ़ोन भी करता है, तो कहता है और बताओ बड़े आदमी। तो हम भी उसको छेड़ने के लिए उसी अंदाज में कहते हैं, हाँ बताओ गरीब आदमी क्या बात है। क्या बता ये रिश्ता है हमारा हाँ, उस तो ये इस इंसान से, तरह क्या का भी, बात इस है। तरह के भी लोग हमारे Correct. दोस्त हैं। हाँ, कि जैसे मेरे को भी कोई बड़ा, मेरे दोस्त बता तो बड़ा आदमी बने, मैं हाँ भाई बन तो गया हूँ। तो इस तरह के भी लोग हैं। और सर आपको कब लगता है मैं किस दिन बड़ा आदमी बना, मतलब कि पर्सनल लेवल पे? एक होता है ना कि यार इस इंसिडेंट के बाद ना मेरा माइंडसेट खुल गया कि यार मेरी ये दुनिया की सिर्फ लाखों वाली नहीं, मेरे को अब इस गेम में नहीं सर, देखिए माइंडसेट तो हमेशा से था कि कुछ बड़ा करना बड़ा है। करना है। और अभी भी जो लाइफ का एम है, जो मकसद है, मुझे लगता है कि अभी हमने 5 या 10% ही अचीव किया है। अभी तो बहुत कुछ करना है और क्या बहुत बात, कुछ अभी बाकी वो है। एक लाइन है ना सर कि मेरे पंख बने रहना दोस्तों अभी उड़ान बाकी है। हाँ। मेरे पंख बने रहना दोस्तों अभी उड़ान बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि सर जानते हैं कोई भी सफलता अकेले नहीं मिलती, और मेरी इस उड़ान में आज मेरे पास लगभग 50,000 के आसपास सेल्स एसोसिएट क्या हैं बात है। जो सिर्फ एके के लिए काम करते हैं। तो आज जिसके पास 50,000 से ज़्यादा सेल्स एसोसिएट की एक टीम हो, उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। और ये सफलता और ये सक्सेस जो मिली है, ये कहीं अकेले का सफ़र नहीं रहा। ये उन 50,000 लोगों का भरोसा है कि एके है तो तो ओके ओके है। क्या बात है। और उन 50,000 हमारे एसोसिएट्स, हमारे लगभग 300 कर्मचारी जो हमारी कंपनी में अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, साथ में जो हमारे एडमिन के टीम में हैं, जैसे हमारे सीए हैं, हमारे सीएफओ हैं, इन लोगों का भरोसा ही एक ऐसा है कि ये 50,000 लोग एक साथ खड़े होकर के, 300 एम्प्लॉई खड़े होकर के कह रहे हैं, साथ में 150-200 हमारे जो एडमिन के पैनल के लोग हैं। तो ये 50-52 हज़ार लोगों का जो भरोसा है, वो मुझे एक दिन यह लगता है कि अभी जो हम लोगों ने सोचा है उसका सिर्फ 5-10% ही कर पाए हैं। अभी तो 90 to 95% उड़ान अभी बाकी है। क्या बात है सर। एक लास्ट क्वेश्चन, लाइफ में बहुत अलग अलग लोग देखे हैं, नई नई जगहें घूमी हैं, बुरा से बुरा वक्त देखा है, अच्छे से अच्छा वक्त देखे हैं, पर एक लाइफ लेसन होता है सर कि अगर कल के दिन एक ही की ज़िंदगी की कोई एक लाइन में अगर एक ही की ज़िंदगी देखनी है ना, तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मंत्र जो आप पूरे सब लोगों को देना चाहते हो कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट लाइफ लेसन है, ये हमेशा आप सब लोग याद सर रखना। देखिए, एके या एके जैसी कंपनी बनाने के लिए या हिमांशु कुमार कुशवाहा जैसे लोग बनने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू मेहनत करना होगा। क्योंकि 2005 से हमने हाई स्कूल के एग्ज़ाम के बाद से काम करना शुरू किया और आज 2024 तक, सितंबर 2024 आ गया। मैं एक भी दिन अपने लाइफ का ऐसा नहीं जानता जिस दिन मैंने छुट्टी लिया हो कि आज मुझे कोई काम नहीं करना है, सिर्फ क्या बात दोस्तों है। के साथ मस्ती करना है, घूमना है, मूवी देखना है। ऐसा इस पूरे 19 साल में कभी नहीं हुआ। 19 साल से कंटिन्यू कम से कम 12 से 15 घंटे लगातार डेली मेहनत करके तब इस सफलता को अचीव किया हूँ। क्या बात है सर। एक गिफ्ट है मैंने आपके लिए रखा है, आई होप आपको पसंद आएगा। कि थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश राणा। थैंक यू देवांश जी। हाँ जी, तो आज थे हमारे साथ हिमांशु कुमार कुशवाहा जी, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत कमाल की बातें सीखने को मिली। एक तो आप ज़िंदगी में अकेले कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपको अपने साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब करना पड़ेगा। 50,000 लोगों का जब घर चलेगा तब जाके एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बड़ी बनेगी। तो आप ज़िंदगी में कभी अकेले कामयाब नहीं हो सकते। और
कई बार लोग बोलते हैं कि यार लोगों की मेहनत ना ऐसे नहीं होती, किसी का पहले से घर में लोग पैसे वाले होते हैं, कुछ कहानी होती है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं हिमांशु भाई की, मेहनत करके ना सबका हो जाता है। और हिमांशु भाई ने बताया ना आप उनकी लाइफ का मंत्र कि यार ज़िंदगी में जहाँ भी रहो, जो भी काम करो, बहुत मेहनत करनी है। और मेहनत सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, दिमाग लगा के हर एक चीज़ मिला के, कुल मिला के आपको बहुत मेहनत करनी है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छा करना है। और हमेशा बिजनेस का रूल उन्होंने बताया ही आपको। इस एपिसोड में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो, आप हिमांशु भैया का इंस्टाग्राम आईडी हम यहाँ पर डाल देंगे, उनको पर्सनल लेवल पे मैसेज करना कि मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। और बहुत बहुत शुक्रिया बी लाइव स्टूडियो को यहाँ पे आने के लिए। यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। थैंक यू सो मच। बातें 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 विद दिव्यांश राणा।